फ्रेंड्स, मैं प्रिंसराज आप सभी का राज साइंस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हमारा जो राज साइंस क्लासेस है यूट्यूब का एक चैनल है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था क्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, ये सब पढ़े हुए थे। और 1.2 का जितना भी सवाल है, ठीक है, उसका फुल इंट्रोडक्शन हम पीछे दे चुके हैं। ठीक है, अगर 1.2 अगर आप सवाल बनाना चाहते हैं, 1.2 का जो सवाल है, एक्सरसाइज 1.2 का जो सवाल है, 1.2 का जो क्वेश्चन है, अगर उसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारा जो पीछे वाला वीडियो है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। और हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। अगर उसको नहीं देखेंगे तो ये थोड़ा सा भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए उस वीडियो को देखें, उसके बाद फिर ये सारे क्वेश्चन है जो सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, सत्य और असत्य की जो है हमको पहचान करनी है कि सत्य और असत्य क्या है। तो इसलिए बोलते हैं कि सत्य और असत्य की पहचान तभी कर पाइएगा जब आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं के बारे में मालूम होगा। ठीक है, और ये जो है हमारे पिछले वीडियो में यही सब पढ़ाया गया है इंट्रोडक्शन के वीडियो में। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल जो है सत्य और असत्य में। सबसे पहला सवाल कौन है? तो सबसे पहला सवाल जो है हमारा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या? यहाँ पे वही तो पूछ रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या है क्या वो वास्तविक संख्या है? तो आप लोग हम क्या पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि वास्तविक संख्या क्या है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को हम लोग डिस्कस किए हुए थे। तो वास्तविक संख्या के हम लोगों को बारे में क्या हम लोगों ने पढ़ा था? तो वास्तविक संख्या किन किन का संग्रह है। तो ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं के अंदर दो संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्या होती है? इनको दो भागों में बांटा गया है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होगा और अपरिमेय संख्या भी होगा। इसका मतलब क्या है कि सभी परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है और सभी अपरिमेय संख्या भी क्या होंगी? वास्तविक संख्या होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है? यही तो है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? तो वास्तविक संख्या भाई तो संग्रहित, तो वास्तविक संख्या का जो संग्रह है तो किसका संग्रह है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में जब जुड़ जाते हैं, आपस में जब मिल जाते हैं, उनका जब एक संग्रह बन जाता है तो वही तो वास्तविक संख्याओं का संग्रह हो जाता है ना। तो यहीं पर तो है, यहीं पर से तो टॉपिक पकड़िए। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर वास्तविक संख्याओं का संग्रह है तो क्या एक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होगा? क्या एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हाँ। अब इसको आपको प्रूफ भी देना होगा कि कैसे होता है। तो लिख सकते हैं कि √2 क्या? √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है और यह वास्तविक संख्या भी है। क्या है? और यह वास्तविक संख्या भी है, क्योंकि वास्तविक संख्या होता क्या है? वास्तविक संख्या है तो मतलब वास्तविक संख्या का जो रियल मायने है वो क्या है कि कहीं ना कहीं जो वास्तविक संख्या है उसका जो अस्तित्व है क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है तो उसका अस्तित्व है ना। उसके अंदर जो है जितने भी संख्या है या तो परिमेय होंगे या तो अपरिमेय होंगे। संख्या रेखा पर भी जितने संख्याएं होती हैं वह सभी क्या होती है? या तो अपरिमेय होती है या फिर परिमेय होती है। ठीक है, तो यहाँ पर से यहीं पर से जो टॉपिक है यहीं पर से आता है हमारा उछल के सत्य और असत्य में। सबसे पहला जो क्वेश्चन था, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो होगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होंगी। ठीक है, तो इसका जो हम सवाल का जो आंसर होगा ये होगा हाँ। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ेंगे दूसरे सवाल पे, और दूसरा सवाल भी जो है यही है, सत्य और असत्य की पहचान करना। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं फिर अपना दूसरा सवाल। ठीक है, तो असत्य और सत्य में पहचान करने में जो हमारा है पहला सवाल था कि क्या था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाँ होती है। लेकिन क्या दूसरा में जो सवाल है ये सत्य और क्या असत्य है आप पहचान कीजिएगा कि संख्या रेखा के बारे में तो पूरा फुल वीडियो में एक्सप्लेन पूर्वक बताया, एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। और आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो पर जाइए, आराम से देखिए। उस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारा जो सब्सक्राइब का बटन है वो जरूर दबाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संख्या रेखा क्या है। ठीक है, संख्या रेखा के बारे में आप लोगों को पूरा मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी कि ये संख्या रेखा मान लेते हैं, तो इसका जो प्रत्येक बिंदु है क्या है? इस प्रकार प्रत्येक बिंदु जो है √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है।
रूट एम का मतलब हो गया कि प्राकृत रूट एम का मतलब हो गया कि एम का वर्गमूल, यानी कि अगर एम बराबर 4 होगा तो रूट में लगेगा तो क्या आ जाएगा, आंसर इसका 2 आएगा, वर्गमूल आएगा। ठीक है, तो यही तो पूछ रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है क्या, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। तो मान लीजिए कि अगर होता भी होगा, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि अगर रूट 4 है, ठीक है, रूट 4 है, यहाँ पे मान लीजिए कि रूट 4 है बराबर रूट 4 बराबर रूट 4 बराबर यहाँ पर 2 हो भी जाता है, तो एग्जिस्ट करता है क्या कि ये जो एक प्राकृत संख्या था उसका वर्गमूल संख्या रेखा पर एक बिंदु है, यानी कि 2 का भी किसी संख्या रेखा पर एक बिंदु है। क्या है कि यहाँ पर यही तो बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु होता है रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। तो कोई भी प्राकृत संख्या को ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 16 को ले लेते हैं, अगर इसको हम रूट में रखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 जो है कहीं ना कहीं संख्या रेखा पर जो है एक बिंदु अपना स्थापित करता है। तो मान लीजिए कि इसको तो ये तो एग्जिस्ट कर गया कि 4 से होता है, ठीक है, लेकिन क्या -2 भी तो इसी संख्या रेखा पर एग्जिस्ट करता है ना। -2 भी जो होता है, -4 जो हो गया, -3 जो हो गया, ये सब तो है कि इसी संख्या रेखा पर एग्जिस्ट करता है, यानी इसी संख्या रेखा पर है। तो क्या बताइए कि कोई भी ऐसा प्राकृत संख्या है जिसका वर्गमूल -2 हो, या फिर कोई भी ऐसा प्राकृत संख्या है जिसका वर्गमूल -4 हो, कोई भी ऐसा प्राकृत संख्या है जिसका वर्गमूल -3 हो। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर क्या है कि जवाब नहीं मिल पा रहा है। क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है, यानी कि कोई भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल निकालिएगा तो उसका जो बिंदु होगा कहीं ना कहीं संख्या रेखा पर स्थित होगा। तो ये इतना तो होता है, लेकिन ये सही भी है, लेकिन यहाँ किस हद तक गलत हो जाएगा, जब भी सवाल निगेटिव का आएगा, माइनस का जब सवाल आएगा। क्या आएगा, सवाल जब माइनस का होगा तो क्या -2 किसी भी प्राकृत संख्या, एम जो प्राकृत संख्या है, -2 किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल होगा क्या, नहीं होगा। -4 किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल होगा क्या, नहीं होगा। -3 किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल होगा क्या, तो ये कभी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का नहीं होता है। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो बोल रहा है असत्य बोल रहा है। क्या बोल रहा है, असत्य बोल रहा है, असत्य बोल रहा है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम का रूप का होता है, तो नहीं होता है। अब पूछेगा क्यों नहीं होता है, तो बोल सकते हैं कि -3 जो है, -3 जो है किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। -3 किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल है क्या, किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है, किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। क्या नहीं है, किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। समझ में आया, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए हमारा तीसरा सवाल, ठीक है। तो सवाल नंबर प्रश्नावली 102 का जो पहला सवाल था सत्य और असत्य की जांच करना, ठीक है। तो उसमें पहला और दूसरा हम लोगों ने देख चुका है, और तीसरा आप लोगों को देखना बाकी है। तीसरा जो सवाल है यहाँ पर देखिए, आपके व्हाइट बोर्ड पे है, देखिए यहाँ पे तीसरा जो सवाल क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी कि संख्या रेखा पर जितने भी संख्या होते हैं वे सभी की बात कर रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी कि संख्या रेखा पर उपस्थित सभी संख्याओं को, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे वो भिन्नांक हो, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या बोला, यानी कि वास्तविक संख्या, यानी कि संख्या रेखा पर जितने भी संख्या है उस सभी के बारे में चर्चा कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है क्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है क्या। तो हम आपको क्या बताए हुए थे कि एक जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या रेखा बोलते हैं। इस संख्या रेखा पर जो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, कुछ परिमेय संख्या होते हैं, कुछ अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ परिमेय संख्या भी होते हैं, कुछ अपरिमेय संख्या भी होते हैं, कुछ पूर्णांक भी होते हैं, कुछ धनात्मक कुछ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है। लेकिन संख्या रेखा पर जितने भी संख्या होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्या रेखा पर जितने भी संख्या है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या बोलते हैं। संख्या रेखा पर उपस्थित सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या बोला जाता है, चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो, ठीक है। कोई बात नहीं कि वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, लेकिन वो वास्तविक संख्या होता है। लेकिन यहाँ पर अपोजिट पूछ रहा है, यही पूछता है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, जैसे कि पहला क्वेश्चन में था, तो वो होता हमारा आंसर कि हाँ होती है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के बारे में पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या मतलब संख्या रेखा पर उपस्थित जब पूरा संख्या जब हम ले ली है तो अपरिमेय संख्या होगी ये। तो
संख्या रेखा पर उपस्थित सभी संख्याओं में परिमेय भी होती हैं, अपरिमेय भी होती है कि नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वास्तविक संख्या के बारे में बात कर रहा है, यानी कि संख्या रेखा पर के पूरे संख्या के बारे में बात कर रहा है, तो संख्या रेखा पर जो पूरा संख्या होता है वो खाली और सिर्फ अपरिमेय संख्या होती है, नहीं होती है। संख्या रेखा पर जितने भी होते हैं संख्या, उसमें से कुछ अपरिमेय होती है तो कुछ परिमेय संख्या होती है। तो यही तो पूछ रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो बताएंगे कि इसका जो कथन हो जाएगा कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ये नहीं बोल रहा है कि वास्तविक संख्या, कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो कभी नहीं हो सकती है अपरिमेय संख्या। प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी कि बोल रहा है कि परिमेय संख्या भी इसमें शामिल है, अपरिमेय संख्या भी शामिल है, और तब इसको जबरदस्ती बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, लेकिन कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या हो सकती है, कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या ना तो परिमेय हो सकती है और ना ही अपरिमेय हो सकती है। ठीक है, ये दोनों हो सकती हैं, कुछ परिमेय हो सकती है, कुछ अपरिमेय हो सकती है, लेकिन यही बोला जाए कि वास्तविक रेखा पर सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्या है, तो ये भी गलत है। और ये बोला जाए कि वास्तविक संख्याओं जो है वो सब के सब अपरिमेय है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे, जो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, इसका जो कथन आया है, क्या आया है, ये इसका जो कथन है असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब पूछेगा क्यों, रीजन तो पूछेगा ना जी, क्या अब बताइए, किसी को मार देते हैं तो पूछता है कि नहीं पूछता है कि उसको क्या मारे, रीजन बताइए। तो यहाँ पे वही एक अगर चीज को गलत साबित कर रहे हैं तो हमको रीजन तो देना पड़ेगा, बिना सबूत के दुनिया चलती है क्या, नहीं चलती है। ठीक है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका जो आंसर आ गया असत्य। अब इसको हम देखेंगे क्या होगा कि अब देखिए दो तो क्या है, दो क्या है, दो जो है वास्तविक संख्या है कि नहीं है, क्योंकि संख्या रेखा पर दो यहाँ पे आ जाता है, आ जाता है कि नहीं आ जाता है, आ जाता है, दो आ गया संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर सभी संख्या क्या हो गई, वास्तविक संख्या हो गई ना। तो ये तो दो एक वास्तविक संख्या हो गया, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या बोल रहा है, तो हम एक ही वास्तविक संख्या को लेकर चलते हैं, क्योंकि दो तो वास्तविक संख्या है, लेकिन क्या दो अपरिमेय संख्या है। इसको पी बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते क्या, दो को लिख सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में, 2/1, जहाँ क्यू बराबर नहीं है 0, क्योंकि क्यू बराबर यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि दो परिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या है। तो यही क्या बोल रहा था, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये भी तो दो भी तो एक वास्तविक संख्या है, लेकिन इसको अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन क्या ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या हो गई। अगर ये अपरिमेय होती तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते क्या, ये अगर अपरिमेय संख्या होती तो इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन यही जो है हमारा परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू बराबर 1 होगा ना कि 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे जो परिमेय संख्या का रूल है फॉलो कर रहा है, इससे हमको क्या साबित होता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे कि इसका उदाहरण है, दो जो है वास्तविक संख्या तो है, दो वास्तविक संख्या है, किंतु अपरिमेय नहीं, किंतु अपरिमेय नहीं, क्या अपरिमेय नहीं है, किंतु अपरिमेय नहीं है, है ना जी, यहाँ पे देख सकते हैं किंतु अपरिमेय नहीं है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसको ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, और फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर जो था हमारा, जो सत्य और असत्य में का जो सवाल था वो 3 सवाल हमारा समाप्त हो चुका है। तो अब हम लोग को जो है सवाल नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग को जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोगों का क्या है वो आप लोग जानते हैं, आप लोग के पास भी एनसीईआरटी पैटर्न का बुक होगा, हिंदी मीडियम बुक हो चाहे इंग्लिश मीडियम बुक हो, आप चाहें तो इंग्लिश में, हम तो हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपके पास हिंदी मीडियम का बुक होगा, जरूर होगा। ठीक है, और देखिए उसमें जो सवाल नंबर 2 है, सॉरी यहाँ पर 1 लिखा गया है, सब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें लिखा क्या हुआ है कि देखिए पहले सबसे जो पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 भागों 3 भागों में बांटा गया है। इसको देखिए पहले क्या है, सबसे पहला इस भाग में सबसे पहला भाग का क्वेश्चन क्या है वो देखिए। यहाँ पर दिया क्या हुआ है, यहाँ पर दिया क्या हुआ है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, जैसे ही हम बोल रहे हैं तो आपके माइंड में सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो है विवरण आ जाना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या, -2 -3, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक यानी कि जो होगा 1 2 3 2/4 1/2 जो भी प्लस में हो। ठीक है, 1/2 भिन्नांक भी हो सकता है लेकिन वो प्लस में होना चाहिए, उसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं।
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो देख लीजिए, तो धनात्मक कितना है, 16 जो है वो धनात्मक है कि नहीं है? 16 जो क्या है, 16 तो धनात्मक है ना, 16 धनात्मक पूर्णांक है, उसका वर्गमूल क्या अपरिमेय संख्या होगा? 16 का वर्गमूल कीजिए तो कितना आएगा? 16 का वर्गमूल करेंगे तो हम लोग का आंसर जो आएगा वो 4 आएगा। 4 क्या अपरिमेय संख्या है, 4 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर 16 का यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, 16 जो है क्या है हमारा, 16 क्या है, 16 एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक, इसका वर्गमूल हम कर रहे हैं तो हम लोग को बराबर में क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। और 4 को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्यों? 4 को p/q के रूप में आराम से लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर कितना है, 1 है, ना कि 0। अगर 0 रहता तो ये हमारा अपरिमेय संख्या होता, सॉरी परिमेय संख्या नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 आ गया है, 4/1 आ गया, यानी कि q बराबर भी 0 नहीं है, तो इससे ये परिमेय संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे साबित क्या हो रहा है कि धनात्मक जो पूर्णांक है हमारा, उसका वर्गमूल जो आया है वो अपरिमेय नहीं है। क्या है? अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा कि नहीं होगा? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो यहाँ पर एक धनात्मक तो 16 भी है, 16 धनात्मक पूर्णांक है ना जी, 16, और 16 का वर्गमूल कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, और 4 क्या अपरिमेय संख्या है? 4 अपरिमेय संख्या नहीं है। इससे हमारा जो कथन होता है क्या होता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पे असत्य साबित हो जाता है कि नहीं। यहाँ पे क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो बोलेंगे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो वहां पर हमारा रीजन लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं। चूंकि 16 जो है क्या है, चूंकि 16 हमारा धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल जो आता है वो 4 आता है, जो अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हो गया, इसका रीजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होगा कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका तो आंसर आएगा नहीं, ठीक है। अब आगे का सवाल पढ़ते हैं। आगे का सवाल क्या है? अब आगे का सवाल में बोल रहा है यदि नहीं है क्या ना, तो ये सवाल खुद बोल रहा है कि अगर आपका आंसर अगर नहीं आ रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो ये सभी जो आ गया, इसका आंसर जो क्या नहीं आया, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं होते हैं, तो आंसर हमारा नहीं आया। तो यहीं पर तो बोल रहा है कि यदि अगर आपका आंसर नहीं आया, यदि नहीं तो, यानी कि अगर नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दे जो एक परिमेय संख्या हो। तो क्या है कि एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दे जो एक परिमेय संख्या हो, ठीक है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक को पकड़ लीजिए और उसका वर्गमूल निकालिए जो परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दे जो एक परिमेय संख्या, जो क्या हो, एक परिमेय संख्या हो। तो हमारा आंसर क्या आया है कि नहीं जो होते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका आंसर आया हमारा नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि 16 धनात्मक पूर्णांक है, उसका वर्गमूल किया तो जो 4 आया है जो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं होगा। अगर यही तो बोल रहा है कि सवाल ये दूसरा सवाल का टर्म यहीं से शुरू हो रहा है कि अगर आपका आंसर नहीं आया ना, तो नहीं आया तो क्या होगा, यदि नहीं आए, नहीं तो, यदि नहीं हो तो यानी कि पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो, सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अगर अपरिमेय नहीं हो तो क्या, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दें। तो हमको एक ऐसी संख्या का वर्गमूल, धनात्मक संख्याओं में से ही कोई एक ऐसी संख्या का वर्गमूल हमको निकालना है जिसका जो है वर्गमूल निकालने पर जो संख्या है वो परिमेय है, ठीक है। तो वैसे तो 16 भी हमारा धनात्मक संख्या है कि नहीं है? इसका भी वर्गमूल निकाले तो हमारा आंसर क्या आया, 4 आया कि नहीं आया? और 4 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये भी चाहे तो उदाहरण लिख सकते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दे जो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे नहीं लिख के उसके बाद देखिएगा 16 का वर्गमूल 4 होता है जो कि एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे हम किसी दूसरे का ले रहे हैं, ठीक है। 4 यहाँ पे नहीं हो गया। अब उसके बाद हम 4 का वर्गमूल लेते हैं। 4 भी तो एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और उसका वर्गमूल आता है कितना है, 2 आता है। वो क्या परिमेय है? तो हाँ परिमेय है। क्यों है? क्योंकि उसको हम लिख सकते हैं 2/1, जहाँ q बराबर नहीं है इक्वल टू 0, ठीक है, नहीं है 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब दूसरा लिखते हैं क्या कि ये तो नहीं होता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो यहाँ पे तो लिख दिया नहीं। अब यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दे, नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दे जो एक परिमेय संख्या हो। तो यहाँ पर हम +2 को ले लेते हैं, ठीक है। +2 जो है धनात्मक होता है, सॉरी +2 को +4 को लेते हैं, ठीक है। तो 4 जो है धनात्मक होता है। अब 4 का वर्गमूल अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि परिमेय संख्या है। तो इसी को इस प्रकार हम सजा के लिख सकते हैं कि यहाँ पर तो नहीं हो गया। अब लिखेंगे कि 4 एक धनात्मक पूर्णांक है, 4 एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल क्या है, जिसका वर्गमूल 2 है, 2 होता है,
जो कि एक परिमेय संख्या हो गया। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ेंगे इस क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.2 के सबसे आखिरी तीसरा और सबसे आखिरी सवाल पे हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल, ठीक है, जो हमारा इस चैप्टर का सबसे आखिरी सवाल है और एक्सरसाइज 1.2 का सबसे आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 3, ठीक है। तो आप लोगों को जो है क्वेश्चन जो होगा इस प्रकार होगा कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता हो। चाहे ये मेरा सवाल हो, रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो दोनों सवाल सेम ही है, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो फिर देखें यहाँ पर, ठीक है। तो रूट 5 को अगर किसी बच्चे को आता है तो अगर हम जो समझा रहे हैं वो ट्रिक एक अलग है, अगर किसी को और बढ़िया तरीके से आता हो तो वो और बढ़िया तरीके से करे। इसके बहुत सारे ट्रिक हैं निरूपित करने के, लेकिन हमारा जो अलग ट्रिक है, ठीक है, हम अलग ट्रिक से समझाते हैं। तो संख्या रेखा को पहले रूट 5 को संख्या रेखा में निरूपित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले रूट 2 को, रूट 3 को, रूट 4 को निरूपित करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर संख्या रेखा को हम लोग पहले खींचते हैं। क्या होता है, सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा को खींचे, समझे। यहाँ पे संख्या रेखा 0, यहाँ पे -1 -2 नाम के लिए लिखते, ठीक। यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर 4, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 6, ठीक है। तो संख्या रेखा पर क्या किए, पहले संख्या रेखा को हम बना दिए, ठीक है। अब संख्या रेखा पर रूट 5 को निरूपित करना है। तो रूट 5 को निरूपित करने से पहले संख्या रेखा पर जो है 0 से 1 के बीच की दूरी क्या होगी, 1 हो गई ना। तो इसी के आकार का एक वर्ग हम खड़ा करेंगे। क्या करेंगे, एक वर्ग खड़ा करेंगे जिसकी चारों भुजाएं सेम होती है। यानी कि ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये चारों भुजाएं 1-1 हो गई। अब जो है हम लोग एक लंब खींचेंगे, ठीक है। अब हम एक लंब खींचेंगे, क्या खींचेंगे, इसके बीच में विकर्ण खींचेंगे इसके बीच में, ठीक है। तो विकर्ण खींचेंगे और इस विकर्ण का हम लोग मान ज्ञात करेंगे। इस विकर्ण का हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, इस विकर्ण का जो है मान कितना आएगा। तो देखिए इसका जो आया कितना है, 1 है, इस दोनों के बीच की दूरी 1 है, ऊपर नीचे 1 है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस के प्रमेय से यहाँ पर अगर पाइथागोरस का प्रमेय लगाइएगा तो मान लीजिए कि अगर ये यहाँ पे मान लीजिए ये O है, ये A है, ये B है, तो OA बराबर 1, AB बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, OB बराबर क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि OA का स्क्वायर बटा OB का स्क्वायर, ठीक है। OA का स्क्वायर बटा AB का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, OB का स्क्वायर बराबर, क्योंकि हमको तो OB का स्क्वायर का मान नहीं निकालना है, हमको OB का मान ज्ञात करना है। तो OB बराबर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका OB का जो मान आया क्या है, √2 आया। अब तो ये बोलिएगा कि √2 तो चला आया, क्या √2 तो चला आया, लेकिन इसको संख्या रेखा में निरूपित कैसे करें, क्या यहीं पे रह जाएगा, तो नहीं, एक प्रकार को लीजिए अपने हाथों से, ठीक है, और इसको इस प्रकार नचाइए कि ये जो कोना हो कट जाए, ठीक है। इस कोना को अगर काटिएगा यहाँ पर से तो थोड़ा थोड़ा कर करके यहाँ पर √2 का जो मान आएगा वो इस प्रकार यहाँ पर गिरेगा। कहाँ पे गिरेगा, √2 का मान यहाँ पर होगा, √2 संख्या रेखा पे यहाँ निरूपित होगा, ठीक है। अब √2 निकल चुका है, ठीक है, √2 निकल चुका है। अब हमको √3 का ज्ञात करना है, ठीक है। तो √3 को ज्ञात करना है तो यहाँ पर B पर हमें एक लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे, B पर हम एक ही का लंब खींचेंगे, इसकी दूरी भी एक ही होगी, ठीक है। B पर जब हम लंब खींचेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमको यहाँ पे O पर एक और यहाँ पे पाई पाना पड़ेगा, ठीक है। O पर एक पटरी से इसको ऊपर करके मिला देंगे। तो अब ये क्या हो गया, √2, OB के बीच की दूरी √2, और ठीक है यहाँ पर C मान लेते हैं इसको। तो जब ये √2 आ गया, OB बराबर √2 एंड BC बराबर 1 है, तो क्या CO बराबर हमको नहीं मालूम पड़ेगा, CO बराबर, अब देखिए यहाँ पर CO बराबर क्या हो जाएगा, CO या OC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या आएगा, OC बराबर क्या आएगा, √2 प्लस 1 यानी कि √3। तो ये जो किसका मान आ गया, वो √3 का मान आ गया, ठीक है। अब √3 का जो मान होगा वो किस प्रकार होगा, तो इसको इस प्रकार गिराइए, ऊपर से नीचे की ओर गिराइए। तो ये यहाँ पे आया, कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। जी हाँ, तो हम लोग बोल रहे थे क्या कि √3 का मान कहाँ पे आया, तो √3 का जो मान है यहाँ पे आया, इसको इस प्रकार ले। अब इसी प्रकार अगर हमको √4 का मान ज्ञात करना है, √3 का मान यहाँ पर तक ले चला है, अब √4 का मान ज्ञात करना है तो इस पर भी एक लंब खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको मिलाएंगे, तो इसको मिलाएंगे तो क्या आएगा,
इसको यहाँ पर क्या √3 है और यहाँ पर 1 है, तो √3 है और 1 है, तो यहाँ पर कितने OC की दूरी √3 हो गई और CD की दूरी 1 हो गई। ठीक है, तो इसको अगर आप पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे तो इसकी बीच की दूरी क्या निकलेगी, ये जो निकला हमारा ये जो पाई है, ठीक है, ये जो पाई है हमारा, इसकी बीच की दूरी क्या निकलेगी, तो √4 निकलेगी। और √4 को कहाँ पे हम यहाँ पे देखिए √4 को अगर डॉट डॉट लाइन से ले जाए तो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, उसी प्रकार फिर एक इस पर लंब खींचेंगे और फिर एक इस पर क्या करेंगे, O से मिलाएंगे इसको, तो इसकी दूरी तो √4 हो गई, ये तो √4 है, ये पाई जो है √4 है और ये क्या हो गया 1 हो गया 1। तो अब इसकी बीच की दूरी क्या होगी, तो इसकी बीच की दूरी हो जाएगी √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट अंडर आएगा क्या O एंड E। OE हमको वही तो ज्ञात करना है ना, तो OE बराबर क्या आ जाएगा, OE बराबर, अब देखिए OE बराबर रूट अंडर √4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा एंड प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1, तो बराबर क्या आ जाएगा OE बराबर √5 हो जाएगा। यही तो हमको संख्या का निरूपित करना था। अब ये जो हो गया √5 हो गया, तब इसको इस प्रकार डॉट 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 लाइन कर से मिलाइए, तो √5 कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, √5 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो संख्या रेखा पर √5 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये होगा हमारा आज का जो था वीडियो था, आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 क्लियर हो गया। ठीक है, और आप लोग से फिर हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में। ठीक है, और अगर आप लोग को समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि डेली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैं प्रिंस राज आप सबसे विदा देता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एक नए जोश में। जय हिंद जय भारत।